Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to cover an important novel 1984 written by George Orwell. 1984 एक डिस्टोपियन नॉवल है. डिस्टोपियन क्या होता है ये हम इसी वीडियो में समझेंगे. इट इज़ अ डिस्टोपियन नॉवल बाय जॉर्ज ऑरवेल एंड पब्लिश्ड इन 1949. Please do not forget to share and subscribe the channel and press the bell icon in order to get important updates from our channel. You may contact at the given number to join our online classes too. Let us know something about George Orwell as a writer. जॉर्ज ऑरवेल, जिनका की रियल नेम था एरिक आर्थर ब्लेयर. आपको एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि एरिक आर्थर ब्लेयर का पेन नेम क्या था या जॉर्ज ऑरवेल का रियल नेम क्या था. सो बेस्ट नोन बाय हिज पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल, ही वाज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, journalist and critic as well, and he is best known for penning down the dystopian novel 1984, which is regarded as one of the greatest classics of all time. George Orwell, born 1903 and died 1950. George Orwell is basically known for few specialities of his work. His work is characterized by awareness of social injustices, opposition to totalitarianism, and outspoken support of democratic socialism. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 1984 एक डिस्टोपियन नॉवल है. अब डिस्टोपियन नॉवल क्या होता है? डिस्टोपियन नॉवल एक ऐसा नॉवल होता है विच इज़ रिलेटिंग टू और डिनोटिंग एन इमेजिन्ड सोसाइटी स्टेट वेयर देयर इज़ अ ग्रेट सफरिंग, केओस और इनजस्टिस. और इस नॉवल को हम नॉवल ना कहकर नॉवेला की कैटेगरी में रखते हैं. नॉवेला एक शॉर्ट नॉवल होता है एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ नैरेटिव प्रोज फिक्शन हुज लेंथ इज शॉर्टर देन दैट ऑफ मोस्ट नॉवेल्स. तो क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं? नॉवल को हम, दिस इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, नॉवल को हम जनरली कंसिडर करते हैं 40,000 वर्ड्स और ओवर, और नॉवेला को हम कंसिडर करते हैं 17,500 से लेकर अराउंड 39,999 वर्ड्स. तो मैं आपके लिए लिखकर भी दे देती हूँ. 17,500 से लेकर 39,999 वर्ड्स को हम नॉवेला कंसीडर करते हैं एंड 40,000 एंड अबव को हम नॉवल की कैटेगरी में रखते हैं. आइए अब जानते हैं इस नॉवेला की स्टोरी में आखिर है क्या. तो ये हमारी जो स्टोरी है ये फॉलो करती है विंस्टन की लाइफ को. एक पर्सन जिसका नाम है विंस्टन स्मिथ. विंस्टन स्मिथ एक मेंबर है पार्टी का, द पार्टी इज, यू कैन से, अ टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, एंड विंस्टन इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड बाय द omnipresent eyes of the party and its ominous ruler Big Brother. तो विंस्टन बहुत परेशान है कि ये जो पार्टी है ये अपने सिटीजन्स पर पूरे तरीके से नज़र रखती है बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एंटिटी जिसको कहा जाता है बिग ब्रदर. Big Brother is watching you. Yes, this is the phrase that has been continuously used in this novel. Big Brother controls every aspect of people's life, and in this novella 1984, the government controls the people through manipulation and fear. I know many of you must be thinking about Big Boss, the Indian reality show, and Big Boss is in fact, I would say, Indian cousin of Big Brother, the internationally popular original show where contestants are closely monitored by cameras in the house and through personal microphones as well. And the term Big Brother and the basic idea behind it originate from George Orwell's novel 1984. तो यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेल करना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी तरीके का रेवोल्यूशन करना तो बहुत दूर की बात है, आप सोच भी नहीं सकते. सोचना भी एक तरीके का क्राइम है और उस क्राइम को नाम दिया गया है थॉट क्राइम. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ही अपनी लैंग्वेज भी डेवलप की है. इट हैज़ इन्वेंटेड द लैंग्वेज न्यूज़स्पीक उस लैंग्वेज का नाम है, इन एन अटेम्प्ट टू कम्प्लीटली एलिमिनेट पॉलिटिकल रिबेलियन
और उन रिबेलियंस को नाम दिया जाता था थॉट क्राइम्स. So it was done to stop people even thinking of their considered rebellious. So the party controls what people read, speak, say, think, do, with the threat that if they disobey, they will be sent to the dreaded room 101. तो एक रूम बनाया गया जिसका डर लोगों के दिमाग में बिठाया गया है कि अगर किसी ने किसी भी तरीके का कोई क्राइम किया, सोचा भी, तो they will be sent to a dreaded room 101, as a looming punishment. Let us understand the story in brief now. As the novel opens, Winston नाम के कैरेक्टर से मैंने आपको परिचित करवाया था. Winston feels very frustrated by the oppression and rigid control of the party. Winston को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है. And he does not like the way the party controls everything, the way they prohibit free thought, free sex and any kind of expression of individuality. किसी को कोई right नहीं था कि अपनी एक identity create कर सके. So Winston basically dislikes the party and has illegally purchased a डायरी. तो विंस्टन ने एक डायरी परचेज की हुई है क्योंकि जब सोचना ही क्राइम है तो उसको लिखना तो शायद उससे भी ज़्यादा बड़ा क्राइम होगा. सो उस डायरी में वो लिखता है बहुत ही फेमस डेट 4 अप्रैल 1984 विच अपीयर्ड इन वन ऑफ द अर्ली पेजेस ऑफ जॉर्ज ऑरवेल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेल 1984. सो on April 4, 1984, Winston began writing in his diary. He was not sure who he was writing for. If anyone found his writing, he would be killed for sure and the diary would be burned, but he wrote anyway. So, Winston ने अपनी एक डायरी लिखने की शुरुआत की जिससे इस नॉवल की शुरुआत होती है. आप जानते हैं अपनी स्टोरी के कुछ और कैरेक्टर्स को भी जो कि विंस्टन के साथ एसोसिएट होते हैं. सो वन डे बेसिकली विंस्टन कैचेस द आईज ऑफ एन इनर पार्टी मेंबर जिसका नाम है ओब्रायन. ओब्रायन के बारे में विंस्टन का व्यू पॉइंट है कि ही इज़ अ फ्रेंड एंड ही ऑल्सो हैपन्स टू कैचेस द आई ऑफ अनदर गर्ल जिसका नाम है जूलिया, द dark-haired girl from the fiction department of the government, and Julia he believes is his enemy and wants him destroyed. तो जूलिया के बारे में विंस्टन का व्यू पॉइंट है कि जूलिया उसकी एनिमी है और उसका डिस्ट्रक्शन चाहती है. और few days later, Julia, the dark-haired girl whom Winston believes to be against him, secretly hands him a note that reads, "I love you." तो जूलिया कुछ दिन बाद विंस्टन को सीक्रेटली एक हैंड नोट देती है जिस पर लिखा था आई लव यू. एंड विंस्टन टेक्स ग्रेट पेन टू मीट हर आफ्टर दिस एंड व्हेन दे फाइनली मीट जूलिया ड्रॉज अप अ कॉम्प्लिकेटेड प्लान वे बाय दे कैन बी अलोन, अपने आप को गवर्नमेंट की आंखों से बचा सकते हैं, दे कैन मेक लव एंड दे कैन शेयर देयर रिबेलियन व्यू पॉइंट्स. So these two people fall in love and they start meeting in secret in countryside. They make love and they start talking against the party and Big Brother, which was a crime. So Winston is able to secure a room above a shop where he and Julia can go for their romantic union, dates and meetings. तो एक शॉप के ऊपर एक रूम ले लेते हैं दोनों जहाँ पर दोनों मिलना शुरू कर देते हैं एंड दे थिंक कि उनको कोई नहीं देख रहा है, गवर्नमेंट की कोई नज़र नहीं है उन पर. सो विंस्टन एंड जूलिया आर इन लव एंड दे नो दैट दे विल समडे बी कॉट. उनको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि किसी ना किसी दिन पकड़े ही जाएंगे. दे बिलीव दैट देयर लव एंड लॉयल्टी दे फील फॉर ईच अदर कैन नेवर बी टेकन फ्रॉम देम इवन अंडर द वर्स्ट सर्कमस्टांसेस. अब मैं उसी कैरेक्टर के बारे में बात कर रही हूँ जिसके बारे में थोड़ी देर पहले की थी, ओब्रायन. So eventually, Winston and Julia confess to this person, O'Brien, that they also hate the party. They believe O'Brien to be a member of the Brotherhood. Brotherhood basically एक underground organization थी which aimed at bringing down the party. तो एक तरीके की rebellion organization थी जो कि पार्टी के अगेंस्ट काम कर रही थी. तो ये दोनों विंस्टन और जूलिया ओब्रायन के साथ शेयर करते हैं अपने व्यू पॉइंट्स में भी. ओब्रायन को भी अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहते हैं, वो टीम जो कि रिबेल करती है अगेंस्ट द पार्टी. सो दे बोथ कन्फेस दैट वी हेट द पार्टी इन फ्रंट ऑफ ओब्रायन. तो मिस्टर ओब्रायन जो हैं इन दोनों के व्यू पॉइंट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं और उनको वेलकम करते हैं ब्रदरहुड में और विंस्टन के लिए एक बुक अरेंज करते हैं, द बुक. The book basically is the underground betrayal volume written by the leader of Brotherhood, Emmanuel Goldstein, who was a former friend of Big Brother but now turned enemy.
तो इमैनुअल गोल्डस्टीन के द्वारा लिखी हुई एक बुक भी अरेंज करते हैं विंस्टन के लिए, ताकि विंस्टन को और अच्छे से बिलीव हो जाए कि ओब्रायन इज़ देयर फ्रेंड एंड ओब्रायन इज़ द वन हु इज़ ऑल्सो गोइंग टू सपोर्ट द रिबेलियस व्यू पॉइंट्स अगेंस्ट द पार्टी। तो विंस्टन को वो बुक मिल जाती है और वो उस सो कॉल्ड सिक्योर्ड रूम में जूलिया के साथ उस बुक को पढ़ना शुरू करता है। The two are somehow disturbed by a noise behind a painting in the room and discover a telescreen over there. A telescreen was hidden behind the drawing of a church. Church जो कि एक sanctity का सिंबल है, पवित्रता का सिंबल है, उसके पीछे सर्विलेंस और कैप्चर का एक सिंबलिज्म छुपा हुआ था in the form of that telescreen. तो वो प्लेस जो विंस्टन और जूलिया ने सोचा था कि बहुत सेफ है, बहुत सिक्योर है उनके लिए, दैट वॉज नॉट सिक्योर्ड एट ऑल। वहाँ पर भी टेलीस्क्रीन था। दे आर ड्रैग्ड अवे एंड सेपरेटेड एंड विंस्टन फाइंड्स हिमसेल्फ डीप इनसाइड द मिनिस्ट्री ऑफ लव। तो मिनिस्ट्री ऑफ लव में ले जाया जाता है इनको। इट वॉज नॉट एक्चुअली लव, इट वॉज अ काइंड ऑफ अ प्रिजन विद नो विंडोज वेयर ही सिट्स फॉर डेज अलोन. Finally, O'Brien comes and initially Winston believes that O'Brien has also been caught. But he soon realizes that O'Brien is there to torture him and break his spirit. And the party had been aware of Winston's thought crimes all along, and in fact O'Brien has been watching Winston for past 7 years. O'Brien now spends next few months torturing Winston in order to change his way of thinking, to employ the concept of double think. डबल थिंक एक तरीके की एबिलिटी हुआ करती थी टू साइमल्टेनियसली हैड टू ऑपोजिंग आइडियाज इन वंस माइंड एंड बिलीव इन देम बोथ. विंस्टन बिलीव्स दैट द ह्यूमन माइंड मस्ट बी फ्री एंड टू रिमेन फ्री वन मस्ट बी अलाउड टू बिलीव इन एन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ सच एज 2 + 2 = 4. O'Brien wants Winston to believe that 2 + 2 = 5, but Winston initially is very resistant that his viewpoints are right. Finally, O'Brien takes Winston to so-called room 101, the most dreaded room of all in the Ministry of Love. आप यहाँ पर ये पैराडॉक्स देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लव का एक ऐसा रूम जहाँ पर लोगों को प्यार करने से रोका जाता है और टॉर्चर किया जाता है. द प्लेस वेयर प्रिजनर्स मीट देयर ग्रेटेस्ट fear. The greatest fear of Winston is rats. O'Brien places over Winston's head a mask made of wire mesh and threatens to open the door to release rats on Winston's face. तो इस तरीके से Winston को टॉर्चर किया जाता है और Winston वहाँ पर स्क्रीम करता है, "Do it to Julia. I'm not the culprit. Do it to Julia." This phrase is actually a symbol of betrayal done out of fear. This irrational fear is what loses Winston's mind and makes him betray Julia. He gives up his last fragment, last piece of humanity at this point of time. In the last scene, we see that Winston is a changed man now. He sits in Chestnut Tree Cafe watching the telescreens and agonizing over the result of daily battles on the front lines, and he has seen Julia again. She too is changed, seeming older and less attractive. She admits that she too betrayed him. In the end, there is no doubt Winston loves Big Brother now. So this is how the novella ends in one simple phrase. Orwell delivers one of the most heartbreaking lines in literature. He loved Big Brother. The story of 1984, as I told, is a dystopian story after all. And so the book's decidedly unhappy ending does not come as much of a surprise. And Orwell snaps readers out of any kind of delusions of resistance, change, revolution, or happy ending. Please do watch the next part of the video too. In the next part of the video, we will discuss some important quotes and themes of this novel, and click here to reach to the next part, and do not forget to share and subscribe the channel.